में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अजीम जहांगीर, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा, अभी हमने एक मेकअप के हवाले से रिपोर्ट तैयार की थी हमारी रिपोर्टर रफीफा ने, और वो स्पेशली दिखाई है। अब जब मेकअप के शौकीन तो सभी लोग हैं, मेकअप के साथ अपनी स्किन को मैनेज रखना ऑब्वियसली हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये क्या चीजें हम मैनेज कर सकते हैं? मेकअप भी आप रूटीन में करें और स्किन को अच्छा भी रखें। जी, पहली बात तो ये कि अगर आपको लगे कि आपकी जिल्द खराब है टू बिगिन विद, यानी उसमें कोई झुर्रियां पड़ी हुई हैं, खुश्की है, खारिश हो रही है, डार्क हुई है या पिंपल्स हैं उसके इर्द गिर्द, तो उस वक्त तो मेकअप करें ही ना, क्योंकि पहले आपकी जिल्द को नॉर्मल होना चाहिए और उसके बाद आपको मेकअप करना। उसके लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर आपको लगे कि खारिश हो रही है, डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। 90% चांस ये कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने जिल्द के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। काफ़ी दफ़ा जब हम कोई आई ड्रॉप डालते हैं, वो दवाई आई के लिए होती है, लेकिन वो जब आई ड्रॉप बाहर आ जाता है और जिल्द पे लगता है तो वो भी एलर्जी कर सकता है, और ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और वो उस दवाई से नहीं होती, बल्कि उस दवाई में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो दवाई को सही रखते हैं, जो कि वहाँ उसमें बैक्टीरिया को या जरासीम को उगने से रोकते हैं, उनसे एलर्जी होती है। और उसको हम स्किन के हवाले से टेस्ट कर सकते हैं। उसका टेस्ट करने का एक तरीका है, पैच टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा जुज्व है उस दवा का जो एलर्जी कर रहा है आपको। तो एक तो ये होना चाहिए कि वो उस बीमारी का पहले इलाज होना चाहिए, उसके बाद आप मेकअप करें। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ मेकअप से जो चीज़ें हो सकती हैं वो दवाइयों से शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन अब वो दवाएं उसकी आ गई हैं बहुत सारी, जिससे आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो सकते हैं, आपके आई बैग्स ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी आई लैशेस छोटी हो गई हैं तो आई लैशेस को लंबा करने के लिए भी एक दवाई ईजाद हो चुकी है, काफ़ी अर्से से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो आजकल मैं काफ़ी दफ़ा वो सोचता हूँ कि ये फैशन में जिस तरह कपड़े आते हैं, टाइयाँ कभी छोटी होती हैं, कभी चौड़ी होती हैं, जूते कभी नोकदार होते हैं, इस तरह जो आईब्रोज हैं आजकल, मुझे नहीं पता था, मेरी डॉक्टर मुझे बताती रहती हैं कि जी आजकल जो है ज़्यादा थिक आईब्रोज का फैशन आ गया है। तो थिक आईब्रोज करने के लिए अगर आप समझते हैं कि आई पेंसिल और उससे काम नहीं चल रहा, तो हम यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी हेयर पीछे से लेके थोड़े से वहाँ पे हेयर लगा सकते हैं उसको, लेकिन वो उसी तरह बढ़ेंगे जिस तरह आपके सर के बाल बढ़ते हैं, उसी तरह आपको ट्रिम करने पड़ेंगे, तो आप उसको भी शेप कर सकते हैं। यानी वो जो आपको कलर लगाने का या पेंसिल से आईब्रोज बनाने का झंझट था वो खत्म हो जाएगा और आपके परमानेंट आईब्रोज हो सकते हैं। इसी तरह आपकी जो आई बैग्स हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। आई बैग्स, लोगों का ये ख्याल है कि जी सिर्फ ना सोने से या कम सोने से होते हैं, उसका ताल्लुक यूजुअली इससे नहीं होता। थोड़ा बहुत मुमकिन है कि आंखें सूज जाती हों रोने से या ऐसी चीज़ों से, लेकिन आमतौर पर जो आई बैग्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। आपकी अगर फैमिली में किसी के आई बैग, इसकी सिर्फ सर्जरी करनी पड़ती थी। आपको 90% केसेस जो है हम सर्जरी के बगैर फिलर करते हैं। कुछ ऐसे लेजर्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एक है, उससे हम आई बैग्स को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं। और वो जो आपकी जो सूजी हुई आंखें, या जो आपको लगता है कि थका हुआ चेहरा लग रहा होता है, आई तो बिकॉज आईज एंड लिप्स, ये जो दो कंपोनेंट्स आपके फेस होते हैं बिल्कुल चेहरे जी, तो वो बड़े आपके इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे खास तौर पे डार्क सर्कल के हवाले से बात करना चाहूंगी। होम रेमेडी लोग बड़ा कहते हैं जी, और फिर इस पे डाइट का भी आ जाता है, आप अपनी डाइट अच्छी रखें, दूध का इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है बेसिक वजह इसकी क्या है, और फिर अगर आप इलाज की तरफ जाते हैं तो इसका इलाज कौन सा मौजूद है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जब हम पेशेंट को किसी को देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आई सर्कल कब से मौजूद है। अगर बचपन से मौजूद हैं, या बचपन में अगर किसी को एक बीमारी होती है जिसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस या बचपन का एक्जिमा बोलते हैं, उसमें आईज के करीब, चूँकि आई की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत बारीक स्किन है। बहुत दफ़ा हैरानी होगी आपको सुन के कि कुछ लोग जब नेल पॉलिश लगाते हैं जी, तो उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है, ये समझ लें, या अगर कभी एलर्जी उससे हो तो वो आइज़ के करीब होती है। वाई? बिकॉज वो जो नेल पॉलिश के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि बाकी जिल्द चूँकि हमारी मोटी होती है रिलेटिवली, तो वो उससे बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आई के करीब उसके समझ लो उसका इफेक्ट होता है, वहाँ एक्जिमा होना शुरू हो जाता है। और ये वो चीजें डॉक्टर साहब जो हमें अक्सर पता भी नहीं होती। हाँ जी, और एलर्जीज जो हैं, तो आई के करीब हमें पहले तो ये देखना है कि एलर्जी तो नहीं है कोई जिसकी वजह से आपके जो डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, वो डार्क सर्कल्स एक्चुअली कम होते हैं और वो एलर्जी होती है। अब काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वो इतनी देर तक एलर्जी रहती है कि वो एलर्जी तो ख़त्म हो जाती है लेकिन वहाँ पे निशान छोड़ जाती है, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, कि वहाँ पे पिगमेंटेशन हो गई है इन्फ्लेमेशन या सोजिश के बाद। उसके लिए आप इलाज कर सकते हैं, उसका रंग हल्का कर सकते हैं। और कुछ लोगों को जिनको इनहेरिटेड होते हैं डार्क सर्कल जो हैं, यानी बाप दादा में चले आ रहे हैं या माँ की तरफ से चले आ रहे हैं,
उनके लिए भी बहुत हद तक हम लेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं और काफ़ी दफ़ा सिर्फ सिंपल रंग को हल्का करने वाली दवाएं हैं जिनसे कि वो डार्क सर्कल जो हैं वो कम हो सकते हैं। कुछ लोगों को क्रॉनिक किसी एक कंपोनेंट के, यानी पूरे का पूरा मेकअप आपको खत्म करने की जरूरत नहीं है। मेकअप में अगर आप मेकअप किसी भी अच्छी कंपनी के मेकअप के बैक पे देखें तो आपको अज्जा लिखे हुए, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए नजर आएंगे, उनमें से किसी एक इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है और उसका हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट ना हो तो आपका मेकअप ठीक है। फिर आपको हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है। आपने जब भी कोई खरीदना है मेकअप तो ये देखना है कि उसमें ये ना हो। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा, सर्दियां हैं और बहुत सारे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, अमूमी तौर पर सर्दियों में स्किन डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, फिर उनके इलाज की तरफ भी हम चलेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बल्कि भूल गया आपको बताने की, जो लास्ट आपने जो पूछा था वो मेरे दिमाग में था, लेकिन मुझे था कि वो कुछ लोगों को, चूंकि उसका क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं हमें ईमेल में और इधर उधर से, कि वो बताना शायद ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कि डार्क सर्कल की मैंने क्रीमें भी इस्तेमाल की, मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, अब ठीक नहीं हो रहा, तो उसका क्या इलाज है? तो पीआरपी के हवाले से बड़े लोग पूछते हैं कि जी पीआरपी जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, कि आप थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं और उस ब्लड में से आपके अपना ही ब्लड होता है, उसमें से आप जो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो ज़रे जो कि आपके मुंजमद करते हैं खून को, वो उनमें एक अल्लाह ने एक बड़ी ख़ास ये बात रखी है कि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं और एक ऐसी चीज़ है उसमें जिससे कि आपकी जिल्द का रंग भी हल्का हो सकता है। अच्छा। तो वो आप पीआरपी भी कर सकते हैं। और इसी तरह एक और सवाल था मेरा ख्याल है जो हमें पहले आप ही के किसी व्यूअर ने पिछली दफ़ा भी किया और वो मैं उसका जवाब नहीं दे सका, वो ये था कि जी और हमने सुना है कि कोई थ्रेड भी हो सकते हैं आई में, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। थ्रेड लिफ्ट जो है वो आपकी आईब्रोज के ऊपर आप कर सकते हैं। और इसी तरह एक और क्वेश्चन था कि जी क्या बोटॉक्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बोटॉक्स हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने आईब्रो, वो आई के इर्द गिर्द की, जिसको हम पेरी ऑर्बिटल रिजुविनेशन बोलते हैं, आई के इर्द गिर्द की, तो बोटॉक्स से आपकी जो आई की जो आईब्रो की शेप है वो आप जरा उठाना चाहते हैं। यानी ये तो हम आईब्रोज मोटी भी कर सकते हैं, शेप भी अपनी मर्जी की कराना जिस तरह की चाह सकते हैं वो करवा सकते हैं आप, यानी इस पे कोई मसाइल नहीं रहे, आपको आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना पड़ेगा। और नॉन सर्जिकली अब चूंकि अवेलेबल है तो उससे, इसी तरह जो थ्रेड है, थ्रेड से भी आप काफी दफा आईब्रो की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, उठा सकते हैं जरा, जिससे कि पहले जो सिर्फ सर्जरी से काम हो सकता था। तो ये डॉक्टर साहब ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं अजय जो आप बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा, अगर आपके कोई भी ब्यूटी पार्लर में ये चीजें आपको कह रहे हैं कि जी वो कर सकते हैं, अब ये तो बड़ा रिस्क हो जाता है, आप हर जगह से तो ये नहीं करा सकते हैं। देखें ये डॉक्टरी की चीजें, ये मेडिकली ऑब्वियसली आपकी स्किन के अंदर स्ट्रेंज और प्रॉपर तरीके से एक काम होने हैं, उस पर तो आप किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको देखना ये, जिस तरह आप अपना कोई भी चीज खरीदारी से पहले बड़ा उसको जांचते हैं, देखते हैं। और दूसरा ये जो सोशल मीडिया पे या जो आपने देखा होगा कि इंटरनेट साइट्स बहुत सारी अब ऐसी खुल गई जो कि फेक रिव्यूज और के जी फलां डॉक्टर बड़ा अच्छा या फलां बड़ा बुरा, वो उस पे प्लीज उस पे मत जाएं, खुद जाके डॉक्टर से एक दफा मिलें और उन्हें कंसल्टेशन लें और आप देखें कि अपने 2-3 डॉक्टर से मिल लें और देख लें कि जिससे आप मुतमिन हैं, ले उनके क्वालिफिकेशन चेक करें, उनका तजुर्बा चेक करें कि कितने अरसे से वो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्हें फोन करके पता करेंगे जी क्या वाकई उन्होंने वहां से सीखा। थोड़ी सी तकलीफ जो आपको शुरू में करनी पड़ेगी, और अच्छे कोई डॉक्टर्स जो हैं किसी और फील्ड के डॉक्टर्स जो कि फर्ज करें अगर आपने किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो जो अच्छा कोई चेस्ट का डॉक्टर है जिसपे आप एतबार करते हैं, वो उससे पता करें कि जी मुझे कोई रेफर करें। बिल्कुल। और ये वो चीजें हैं कि आप बगैर पता कि ये डिटेल में जाने डॉक्टर के बगैर आप इस तरह का रिस्क कोई ले भी नहीं सकते, क्योंकि स्किन का आपकी मामला होता है। डॉक्टर साहब स्किन डिजीजेस की तरफ आ जाते हैं, कौन कौन सी अमूमी तौर पर बीमारियां सर्दियों में स्किन के हवाले से हो जाती हैं? देखें सबसे पहले तो आजकल जो मसला है वो एक तो सर्दियां भी हैं और साथ उसके ये कोविड का भी मसला चल रहा है, तो उससे हमारी जिल्द की बीमारियां, एक्चुअली कुछ बीमारियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा बड़ी है वो है आपके हाथों पे एक्जिमा और खुश्की का हो जाना, और वो इतनी ज्यादा शदीद खुश्की होती है कि हाथ फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं लोगों के, तो वो फेस पे बहुत ज्यादा एक्जिमा हो जाता है, काले से निशान भी पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर आपके। जी, जहाँ पे अभी आपको मैंने जैसे बताया कि एक्जिमा होगा, दाने होंगे, कोई भी जब जिल्द की बीमारी होती है अक्सर वो या ज्यादा गाढ़ा निशान छोड़ती है या उससे हल्का निशान छोड़ती है। तो अब जो ख़ास तौर पे सर्दियों में होता ही है कि आप में आपकी हवा में नमी का तनासुब बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल ये कुदरती बात है। वो उसके लिए, और ख़ास तौर पे इस इलाके का ये एक है कि जब सर्दियां होती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। अब जो खुश्की है उसके लिए एक तो बड़ा काम आपने बड़ा आसान काम किया जा सकता है कि हम कोई भी ऐसा सोप इस्तेमाल ना करें जो जिल्द को बहुत शदीद खुश्क करे। सही। नंबर 2
कि अगर आपने कोई ऐसा सोप इस्तेमाल कर ही लिया है तो फौरी तौर पे आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वैसलीन लेके, सिंपल वैसलीन लेके लगा लें, सिंपल पेट्रोलियम जेली लेके लगा लें, कोई ऑयल लगा लें। उससे कम से कम अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये इतना आसान तरीका है कि ये भी ना करें तो ज्यादती वाली बात होगी। तीसरी बात यह है कि जब आपने हाथ धोने हैं तो आप बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। सही। यहाँ पे मैं लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी और अयाशियों के साथ साथ एक अयाशी है कि आपके घर मासियाँ होती हैं बर्तन धोने के लिए, और बाहर हम अमेरिका में जब बर्तन खुद धोने पड़ते हैं तो प्लेटें जो होती हैं अगर उस पर बहुत ज़्यादा घी लगाओ, सालन लगाओ, तो हमारा होता है कि गरम गरम पानी के नीचे प्लेट को गुजारते हैं ताकि सारे का सारा ऑयल वहाँ से बह जाता है। प्रॉब्लम यह है कि यही असूल जो है वो जिल्द में भी कारआमद होता है। हाँ जी, बिल्कुल वही कार फरमाए। तो आप क्या, जो ही आप जिल्द को गर्म पानी के नीचे रखेंगे तो जिल्द में अल्लाह ने लाखों ऐसे ऐसे ग्लैंड बनाए हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, आपकी जिल्द को तरावत देते हैं हर वक्त। उनका जो ऑयल है वो भी आपने उसको धो दिया, अब नीचे से जिल्द निकल आई खुश्क और ड्राई हो गया और उसमें फिर फटने लग गई। अब जब जिल्द फटने लग जाती है उसमें फिर वो तमाम बैक्टीरिया, वो तमाम वायरसेस जा सकते हैं जो कि नॉर्मल जिल्द में नहीं जाते। तो जिल्द की आपने प्रोटेक्शन खत्म कर ली, एक प्रोटेक्टिव लेयर खत्म कर दी। और तो आजकल तो वैसे कोविड की वजह से बार बार हाथ धो रहे हैं सभी लोग, और हाथ आपके इससे ज्यादा जो है वो मुतासर भी हो रहे हैं जी। और दूसरा एक और जो चीज़ है वो आपके लिए हैरानी की चीज़ होगी कि अमेरिका में जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं वो बैन हो चुके हैं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। आम जो सोप, आपका कोई सोप भी आप ले लें, उसको अगर आप 20 सेकंड तक आप धोते हैं तो आपका जो कोविड का वायरस है वो मर जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल सोप की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको, तो आप कोई भी सोप इस्तेमाल करें जो आपके हाथ को खुश्क ना करे। सही। सेकंड चीज ये है कि जो आप इस्तेमाल करते हैं आजकल सैनिटाइजर्स, जहां पे आपको हाथ धोने का मौका मिल जाए आप वहां पे सैनिटाइजर प्लीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर है किसी इमरजेंसी यूज के लिए, आप गाड़ी में हैं, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे हाथ नहीं धुल सकते, वहां पे आप सैनिटाइजर यूज करें, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होती है और अल्कोहल जिल्द को बहुत ज्यादा ड्राई कर देती है जब वो इवेपोरेट होती है। बिल्कुल। तो वो जो है वो आपने हाथ धोने ज्यादा हैं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपने कम करना है। और ये आपकी पूरी बॉडी जो है, अगर आपको लगे कि आपने घर में खासतौर पे हीटर लगाते हैं आजकल हम, तो हीटर जो है वो आपकी हवा की नमी का तनासुब हवा में और भी कम कर देता है। आपने देखा होगा बाहर सारे के सारे गिर रहा होता है पानी, जो हीटर अपने एसी वाले अगर हीटर हो, और जो कोई भी हीटर हो वो जरूर खुश करेगा। तो एक काम आप बड़ा आसान कर सकते हैं कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कोई भी वेपोराइजर लगा सकते हैं घर के अंदर जो इवेपोरेट हल्का सा पानी करता रहता है। अगर आपको लगे वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पानी का छोटा प्याला भर के उसको आप रख दें घर के किसी कोने में, कमरे किसी कोने में, ताकि वहां पे जो हल्का सा बुखारात जो उसके बन के हवा में उड़ते रहेंगे वो हवा में नमी के तनासिब को थोड़ा सा मुनासिब रखेंगे। सही। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस नाज़िर हम आएंगे तो हमने बात करनी है जो आप स्किन पॉलिशर वगैरह करते हैं या फिर फेशियल कराते हैं, ड्राई स्किन के ऊपर आप अपनी स्किन पर अगर ये सब कर लेते हैं तो वो अक्सर ऐसे होता है स्किन आपकी जल सी जाती है, फिर वहां काला निशान जो है वो रह जाता है। इस पर हम बात करेंगे, इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं और स्किन के मिसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ड्राई स्किन सर्दियों में हमने डिस्कस किया कि वैसे बहुत ज़्यादा आम हो जाती है, उस पर फिर पॉलिशर कर लेना, फिर आप स्किन के डिफरेंट ट्रीटमेंट करा लें, वो बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ख़राब होकर रह जाती है, तो इसका हल क्या है? देखें, सबसे तो पहला हल ये है कि जब भी आपको कोई जिल्द का मसला हो तो अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे ज़रूर मशवरा करें। लोग सच्ची बात है, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो हम लोग थोड़ा सा काफ़ी दफ़ा देख रहे होते हैं कि जितने लोग जितने महंगे पॉलिशर्स और जितने महंगे फेशियल्स करवाते हैं उससे 10 गुना कम में आपकी एक स्किन की कंसल्टेशन प्रॉपर डॉक्टर से हो सकती है। और उसका फायदा ये है कि जब आपकी जिल्द नॉर्मल पहले करना जरूरी है, तो अगर आपकी जिल्द बहुत ज्यादा ड्राई है, जब तक आप उसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे उसके ऊपर जो भी आप चीज कराएंगे, जिस तरह मैंने बताया कि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर तो पहले उतर गई, बिल्कुल अब कोई प्रोटेक्शन नहीं जिल्द के ऊपर आएगी, जो भी आप केमिकल लगाएंगे, जो भी आप वो जिल्द के अंदर जाएगा और वो शदीद किस्म की एलर्जी कॉज करेगा। तो उससे सबसे पहला काम है कि आपने जिल्द को ट्रीटमेंट करके उसको प्रॉपर नॉर्मल करना है। कोई भी अच्छा डॉक्टर ये कर सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसके बाद आप ये करेंगे कि अगर आपको कोई जिल्द का मसला है तो पहले ये देखें कि क्या ये ट्रीटेबल चीज है। अगर ट्रीटेबल चीज है तो मुमकिन आपका उसका मुस्तकिल ही इलाज हो जाए। फर्ज करें हम जब काफी दफा मेकअप कर रहे होते हैं तो स्किन के ब्लेमिशेस को, स्किन की जो खामियां उनको छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह दानों का जो मसला है वो आजकल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं और बड़ा हैवी मॉइस्चराइजर होता है, जिससे कि वो मॉइस्चराइज तो हो जाती है जिल्द, लेकिन वहां पे पोर्स जो है बंद हो जाते हैं जिल्द के, जिसकी वजह से वहां पे दाने शुरू हो जाते हैं निकलना। बिल्कुल। तो अगर आप किसी
अच्छे प्रॉपर स्किन के स्पेशलिस्ट से आप जाके मशवरा करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल का हल जो है वो मेडिकली ना सिर्फ वक्ती तौर पे होगा बल्कि मुस्तकिल उसका हल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई पॉलिशर करवाना चाहें, अगर आप कोई मेकअप करना चाहें तो आप बिल्कुल मेकअप कर सकते हैं। मेकअप उस वक्त प्रॉब्लम करता है या तो मेकअप में से एलर्जी हो या मेकअप कोई ऐसी चीज से बना हो जो कि आपके पोर्स को बंद करते हैं या आपको कोई ऐसा स्किन का रिएक्शन करते हैं जिसका कि आपको पता नहीं और आपको लगता है कि स्किन का रिएक्शन किसी और चीज से हो रहा है और मेकअप में अलग से करवा रही हूँ। और जब भी कभी जिल्द खराब हो, कोई उस पर दाने निकले हो, जिल्द खुश्क हो, जिल्द फटी हुई हो, जिल्द का कलर पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो, तो पहले जिल्द की जो बुनियादी बीमारी है उसका इलाज होना जरूरी है। और उसके बाद आपको और बहुत सारे इलाज जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिकल साइंसेज में बहुत सारी चीजों के इलाज जो है वो बहुत बेहतर हो सकते हैं बजाय इसके कि हम उसके लिए कोई तुक्के लगाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, नॉर्मली जो फेशियल वगैरह सैलून से करवाए जाते हैं उसमें प्रॉपर आपके ब्लैक हेड्स पिन से निकाले जा रहे हैं, हीट आपकी स्किन को दी जा रही है, वो जैसे ही आप अपने फेस पे फेशियल वगैरह कराते हैं एकदम से रौनक तो नजर आ जाती है, उसके बाद में क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखें, काफी दफा ये है कि हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि मेडिकल की दुनिया में तो हर चीज जो कैलिब्रेटेड होती है, लगी बदी होती है, ये पता होता है हमें कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं अगर कोई मेडिकल फेशियल आप करवा रही हैं। सही। प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि चूंकि ये बहुत सारी चीजें रेगुलेटेड नहीं होती दुनिया में, दुनिया की कोई हुकूमत हर एक मेकअप को, उसके अज्जा को, उसकी तहकीक नहीं कर सकती। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई नॉन मेडिकल फेशियल करवाएंगे उसमें सबसे बड़ा जो एक कबाहत है वो ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसमें एग्जैक्ट केमिकल्स कौन कौन से हैं। सही। और उनसे चूंकि अगर एलर्जी हो जाए या वो लगवाने के बाद, यानी कुछ ऐसे फेशियल हैं जिसमें कि अगर आपने वो फेशियल करवाया आपको फ्रेशनेस तो महसूस हुई लेकिन उसमें फोटो सेंसिटिव कोई ऐसे अज्जा हैं कि जब जूं ही आप धूप में गए तो धूप में जाके आपको एलर्जी हो गई और उसके बाद रंग काला होना शुरू हो गया। कुछ ऐसे फेशियल हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फेशियल भी नहीं है बल्कि यहाँ पे खवातीन जो है खुद से 3 क्रीमें मिलाती हैं। ये बहुत सारे जो जिसमें कि एक क्रीम जो पोटेंट स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड का प्रॉब्लम ये है कि जहां पर भी स्टीरॉयड लगेगा वो जिल्द को हल्का रंग कर देगा वक्ती तौर पे, लेकिन वहां की जिल्द बारीक होनी शुरू हो जाएगी और जिल्द में आपकी रगें नजर आनी शुरू हो जाएंगी और फिर सुर्ख हो जाएगी जिल्द, बिकॉज रगें तो बारीक हो जाएगी जिल्द, और आखिर में उसमें दाने भी बड़े शदीद, जिसको हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड रोजेशिया बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, चूंकि जो वाइट करने वाली हमारी जो जिल्द को सफेद करने वाली जो क्रीमें हैं, बहुत सारी क्रीमों में अनफॉर्चुनेटली स्टीरॉइड्स होते हैं। और स्टीरॉइड के साथ साथ जब ये हम 3 आजकल वो खवातीन में बड़ा मशहूर हुआ था, अब तो शुक्र है कुछ एजुकेशन की वजह से कमी आ गई कि 3 क्रीम में मिला के खवातीन लगाती थी और उसमें से एक क्रीम इतना ज्यादा पोटेंट स्टीरॉइड है कि हम डॉक्टर उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज्यादा किसी जिस्म के दूसरे हिस्से पे भी नहीं देते, लेट अलोन ऑन द फेस। तो वो आपने अवॉइड करना। सही। डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त चीजें आपने हमें बताई हैं, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फायदा भी उठाएंगे और जो लोग इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन भी हम पहुंचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये चीजें बाद में आपकी स्किन को बहुत बुरा हाल कर देती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए।